आज हम इस वीडियो में करेंगे नवंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर। इस सीरीज में हम मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। पहला हमारे पास पॉइंट रहेगा, नवंबर का पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में जो आया है, इसका नाम है CCPI 2023। पब्लिश किया गया जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा 2005 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। इंडिया का रैंक है इसमें 8th रैंक पे है इसमें इंडिया। ये जो है अच्छा एक पोजीशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में देखें, कोई भी कंट्री टॉप 3 पोजीशन को अचीव ही नहीं कर पाया। ऐसा क्या, इतने हालात खराब हैं इस दुनिया में कि टॉप 3 पे तो कोई कर भी नहीं पाया पोजीशन को अचीव। ऐसा क्यों नहीं कर पाया, किस तरीके से इसको ये परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। इसमें इनने 4 कैटेगरीज बना रखी है, ठीक है। जर्मन वॉच ने या फिर इस इंडेक्स को तैयार करने में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनने 4 कैटेगरीज बना रखी है। जिसमें क्या है, इसमें है एक तो ग्रीन हाउस गैसेज, एमिशंस, ठीक है। किसी देश के ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या काम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एनर्जी यूज किस तरीके से करते हैं वो, एनर्जी यूजेज। और चौथा उनकी क्लाइमेट पॉलिसीज, क्लाइमेट पॉलिसीज किस तरीके से। ये इनके 4 कैटेगरीज बनाई हुई है। 4 कैटेगरीज में इनके 14 इंडिकेटर्स भी है, ठीक है। 14 इंडिकेटर्स हैं, 4 इनकी कैटेगरीज है। कोई भी कंट्री जो है टॉप 3 में नहीं आई। टॉप पोजीशन किसकी है, डेनमार्क की, जो टॉप पोजीशन है वो भी है 4th पोजीशन। इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें इसलिए अच्छी है क्योंकि इंडिया जो है ओनली G20 कंट्री है जो टॉप 10 के अंदर आया। टॉप 10 के अंदर आने वाला इंडिया एकमात्र कंट्री है G20 में से। G20 इस बार अभी बहुत हॉट टॉपिक है इस टाइम, क्योंकि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है 2022 में। USA, चाइना, इतने बड़े बड़े देश, इनकी रैंकिंग 60+ है। इंडिया से जो जस्ट पीछे है वो है यूके की 11th पोजीशन है ये CCPI इंडेक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। इसमें इंडिया का है फिर 61st प्लेस, 61वें स्थान पे है इंडिया। इसमें स्कोर है इंडिया का 51.19, जो कि पिछली बार से इंक्रीज हो गया है। 2021 में इंडिया का था 10th प्लेस और उसमें इंडिया का जो स्कोर था वो था 49.74 उस टाइम इंडिया का स्कोर था। इसको प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर करता है इसको पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट ऑफ वॉशिंगटन DC। रैंक फर्स्ट पे हमारा USA, सेकंड पे हमारा रहेगा सिंगापुर और थर्ड पे रहेगा स्वीडन। ये सब रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से। इंडिया इतना पीछे कैसे, बाकी आपको अगर नॉलेज के पर्पज से या फिर ऑप्शन के हिसाब से दिखाऊं तो इंडिया वैसे तो 61st पोजीशन पे है, लेकिन इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन भी इस इंडेक्स में हासिल करी है। वो किसने करी है, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। टैलेंट कंसंट्रेशन का एक कॉलम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन, उसमें इंडिया का जो स्थान रहा है वो फर्स्ट रहा है, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे रहा है किसमें, मोबाइल ब्रॉडबैंड में। ब्रॉडबैंड इंटरनेट बैंडविड्थ, इसमें सेकंड पोजीशन रहा है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। बट ओवरऑल इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 61st रैंक रहा है। ये एक टॉपिक जो कि न्यूज में था अभी, UDISE+। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा, जो कि है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये चल रहा है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। अगला टॉपिक है गैप रिपोर्ट, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का अडॉप्शन गैप रिपोर्ट। ये क्या है, ये एक क्लाइमेट रिलेटेड रिपोर्ट है। तो इसको रिलीज कौन करेगा, UNEP,
गैप रिपोर्ट, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट को रिलीज करता है यूएनईपी, जो कि है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी शुरू कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। हेडक्वार्टर इसके नायरोबी कीनिया में। ये अडॉप्शन गैप रिपोर्ट है क्या? अडॉप्शन गैप रिपोर्ट है ये ग्लोबल एफर्ट्स को देखता है, आपकी प्लानिंग की अडॉप्शन को, ठीक है, कि आप किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो, कि अडॉप्शन के लिए आपकी प्लानिंग क्या है, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड उस प्लानिंग को लेके आपकी फाइनेंसिंग क्या है, कैसी उसकी फाइनेंसिंग है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, फाइनेंसिंग अच्छी है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, किसका इम्प्लीमेंटेशन, उस क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी का, ठीक है। सरस फेस्टिवल, ये भी न्यूज में था। सरस फेस्टिवल क्या है? सरस फेस्टिवल था DELHI, दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, किसके अंडर? रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर, ठीक है। ये जो फेस्टिवल था ये एम्पावर करता है किसको? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। ये टॉपिक फुटबॉल फॉर स्कूल्स, ये इनिशिएटिव चालू किया है किस लिए? 25 मिलियन बच्चों को स्पोर्ट के साथ साथ लर्निंग करवाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये MOU साइन किया। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। किसके साथ MOU साइन किया है? फीफा के साथ और AIFF, फीफा और AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा अभी वर्ल्ड कप चल रहा है कहाँ पे? कतर में, कतर में वर्ल्ड कप चल रहा है, जिससे आप जो आगे आएगी उस पर डिटेल में बात कर लेंगे। फीफा कब बना? ये इसलिए क्योंकि एक तो इनिशिएटिव से रिलेटेड है, ये करंट में अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसलिए फीफा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम। अगर कोई अभी 1 से 2 महीने या 3 महीने में कोई एग्जाम होता है तो पक्का उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फीफा कब बना था? ये 1904 में, 1904 में ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ? न्यूजीलैंड में, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में बना। फीफा से एफिलिएशन मिली 1948 में इसको। इंडिया फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, यंगेस्ट, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ये कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा लगाया गया? ये लगाया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि 2018 में बनाया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसी के अंदर एक और स्कीम चलाई है, वो है निवेशक दीदी इनिशिएटिव। निवेशक दीदी इनिशिएटिव क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, जो बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देगी कौन? वुमेन। और किसके लिए? वुमेन्स के लिए। वुमेन ही बताएगी वुमेन्स को कि किस तरीके से आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है। लॉन्च किया है किसके द्वारा? IPPB के द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है ये। 16th एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज न्यूट्रिशन, एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन कहाँ पे हुआ? ये हुआ था कलकत्ता में, इसलिए अपने लिए इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता में हुआ था, 16th कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 16 बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग है तो ऑब्वियस बात है एग्रीकल्चर के ही मिनिस्टर आएंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो ये होस्ट किया इंडिया ने, ठीक है। और इससे पहले भी क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं बिम्स्टेक से, तो इस चीज को ध्यान रखना। होस्ट किया इंडिया ने। चेयरमैन कौन था? नरेंद्र सिंह तोमर। ये क्यों थे? क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक। बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये सबसे डिफिकल्ट फुल फॉर्म है मेरे ख्याल से, तो इस पे हमेशा फोकस रखना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1997 में ये बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। हेडक्वार्टर है इसका बांग्लादेश ढाका के अंदर। इंडिया, इसके 7 मेंबर है, 7 मेंबर हैं इसके। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक। अगर देखा जाए ये इंडिया का अगर नक्शा बनाने की कोशिश करूँ
ठीक है, तो बहुत ही गंदा बन गया। तो इससे रिलेटेड जो भी दूसरे देश हैं, ठीक है, जो भी पड़ोसी देश हैं, इसको काट देंगे। बिम्स्टेक की आपको फुल फॉर्म इस तरीके से याद रखनी है। इसके मेंबर रहेंगे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड आईटी समिट, ये आपको कंफ्यूज करेगा। लीड आईटी समिट आपको क्वेश्चन में सिर्फ लीड आईटी समिट दे दिया जाएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो मोस्ट बच्चे इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज कर देंगे आईटी, लेकिन ये है लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये याद रखना, इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको इंडिया ने होस्ट किया, इंडिया ने ही इस प्रोजेक्ट को क्या इनिशिएट किया था स्वीडन के साथ मिलके। ठीक है, इंडिया ने ही इसको इनिशिएट किया था, इंडिया और स्वीडन ने इसको इनिशिएट किया। COP27 में, COP27 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ था यूके में, ग्लासगो यूके में 26, COP26 यूके में। COP27 हुआ है शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के अंदर हुआ COP27। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसका? लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट का। इसका है कि जो कार्बन एमिशन है ना इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसको नेट जीरो कर देना। जीरो करना कब तक? 2050 तक। ठीक है, 9th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कंबोडिया में हुई। हमारे सभी देशों के जो भी एशियन देश हैं उनके मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, मीटिंग प्लस। काला नमक राइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों था न्यूज में? क्योंकि इसको मिला है जीआई टैग। पैदावार कहाँ है इसकी? तराई बेल्ट में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका जो है प्रोडक्शन नहीं होता। जीआई टैग मिला है इसको, इसलिए ये भी थोड़ा सा न्यूज में। नाम क्या है इसका? इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है बुद्धा का महाप्रसाद। बुद्धा का महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा बुद्धास गिफ्ट टू पीपल, बुद्धास गिफ्ट टू पीपल, क्योंकि इंग्लिश का टर्म है, इसको ही हिंदी में लिख के दे दिया जाएगा बुद्धास गिफ्ट टू पीपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बुद्धास गिफ्ट टू पीपल क्या है? काला नमक राइस। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स, मार्स की फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो मार्स की फुल फॉर्म है मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। क्या है ये? लॉन्च किया गया COP27 में, अल शेख इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर जो अभी COP27 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो चल रही है उसमें इसको लॉन्च किया गया। ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है मीथेन एमिशन को, मीथेन के एमिशन को डिटेक्ट करता है कि किस लेवल पे मीथेन का एमिशन हो रहा है। CO2 से ज्यादा खतरनाक कोई अगर गैस है तो वो है मीथेन, ग्रीन हाउस गैस। एक बुक है जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ईयर ऑफ ग्लोरीज, 100 ग्लोरियस ईयर, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। हरदीप सिंह पुरी जी ने इस बुक को लिखा। ये कौन है? ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है ये इंडिया के। लखपति दीदी, लखपति दीदी लखपति दीदी योजना उत्तराखंड की ये योजना है। इसको उत्तराखंड के जो बच्चे हैं तो खासकर इसको याद रखेंगे। एम क्या है इस योजना का? इसका योजना का एक एम है 1,25,000 वुमेन, 1.25 लाख वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जो काम करती है उनकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए कम से कम कर दी जाए एक साल की, 2025 तक। एक साल में कम से कम इन औरतों की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक पहुंच जाए 2025 तक, ये इनका एम है लखपति दीदी योजना का। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसको नैनीताल से बदल के हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया, ये भी पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हो। पेट डॉग्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी कर दिया किस राज्य ने? वो कर दिया हरियाणा ने। हरियाणा ने पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 5,000 रुपए का फाइन जो है जो विलेशन है उसको पे करना पड़ेगा। इंडियाज बिगेस्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला बट इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है कौन? हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहाँ पे है ये है नोएडा में। नोएडा में ये बनने लग रहा है, बना है अभी। योटा D1 इसका नाम है, योटा ग्रुप्स की तरफ से ये बनाया गया, योटा D1।
3 लाख स्क्वायर फीट में इसको बनाया गया है। हाइपर स्केल डाटा सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ है? नोएडा में। नाम क्या है इसका? योटा योटा D1। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के रूप से जाना जाएगा क्योंकि उसको सर्टिफिकेशन मिल गया है FSI की तरफ से। ईट राइट सर्टिफिकेशन कौन देता है? FSI, FSSAI ईट राइट सर्टिफिकेशन देता है। 4 स्टार रेटिंग का जो है वो है भोपाल। और भी जो रेलवे स्टेशन है उसको मिला है ये, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया 5 लिस्ट में है, लेकिन भोपाल को 4 स्टार रेटिंग मिला है, इसलिए ये ज्यादा न्यूज में है। पैसा एक्ट, पीसा एक्ट क्या है? इसको रिसेंटली एक स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इम्प्लीमेंट करने वाला 10 राज्य बन गया इसको। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जो कि 1996 का एक्ट है। इसका एम क्या है? ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना। ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना किससे? एक्सप्लॉयटेशन से। कैसे? एक एक्टिव ग्राम सभा बना के, ऐसा एरिया जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे भी ग्राम पंचायत को पहुंचा के, ग्राम सभा को चूज करके वहाँ पे कोई बाहर से आके अलग से कुछ थोपे ना, उनपे उनके जो इच्छाएं वो अपनी बता सके ग्राम सभा के थ्रू। तो ये पीस एक्ट को वहाँ पे लागू किया गया। किसी भी शेड्यूल एरिया को शेड्यूल एरिया कौन घोषित करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर आप याद कर लेना, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि अलग अलग जगह पे काम आएंगी। ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए, क्योंकि अभी हमारी नई प्रेसिडेंट भी चुनी गई थी इसलिए। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, बिहार का ये प्रोजेक्ट है। बिहार में जो गंगा के थ्रू जो फ्लड्स आते हैं उसको देखते हुए, उसको कम करने के लिए, जो गंगा का वाटर है ना, जो वाटर लेवल किसी एक पर्टिकुलर सीजन में बढ़ जाता है, ताकि वो ना बढ़े, तो उस वाटर को टैप्स के थ्रू घरों में अवेलेबल कराया जाएगा। इसको कहते हैं फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग। जो बढ़ा हुआ पानी है किसी एक पर्टिकुलर मौसम में, उस पानी को अब ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे यूज करेंगे, ट्रीट करके। ठीक है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल NTDF 2022, ये कहाँ किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। 6 दिन का ये फेस्टिवल था। वैसे नॉर्मली 3 दिन का या 4 दिन का होता है, लेकिन इस वजह से 6 दिन तक मनाया गया। 1 नवंबर से इसको चालू किया गया। फर्स्ट नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, ये 2019 में मनाया गया था। मंडिया डे और मिलेट डे सेलिब्रेट किसने किया? उड़ीसा ने। उड़ीसा पहला राज्य है जिसने इसको डिक्लेयर किया। फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर डेडिकेटेड डे टू मिलेट्स। मिलेट्स क्या? मिलेट्स है क्या? मिलेट्स किसको कहते हैं? बाजरे को। बाजरा जो है मिलेट्स कहलाता है। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट जो थर्सडे होगा मार्गशीरा मंथ का, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो ये कोई पर्टिकुलर डेट पे नहीं होगा, ये पर्टिकुलर इस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो पहला थर्सडे आएगा इस मंथ का, उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेट क्यों किया जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये मिलेट डे? क्योंकि इंडिया जो है 5th लार्जर एक्सपोर्टर है मिलेट का। एक्सपोर्ट करता है 5th नंबर पर इंडिया से ज्यादा, और 41% जो है ग्लोबल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस भी करता है। तो ऑब्वियसली बात है कंजप्शन भी अच्छा होगा। कंजप्शन होने के बाद भी 5th लार्जर एक्सपोर्टर है मिलेट का। सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। यूएन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो, इसलिए ये अपन इसमें पढ़ रहे हैं और इसलिए ये जरूरी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 जो साल है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर रखा है, इंडिया के कहने पे, इंडिया की रिक्वेस्ट पे। ठीक है। एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, इरेडिकेट करेंगे। एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम अमलान किसने शुरू किया? उड़ीसा ने। अम्लान का फुल फॉर्म क्या है? एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ठीक है। एनीमिया ब्लड की कमी से होता है, औरतों में देखा जाता है ज्यादातर। अब है ये छुपा हुआ MCQ, जो कि इम्पोर्टेंट MCQ, इसको आप मान के चलो। अटल सेतु वायडक्ट, अटल सेतु किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया? ये किया गया द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट किस लिए? ये वेस्ट बंगाल को और सिक्किम को कनेक्ट करेगा आपस में। कहाँ पे? रेंगपो में। रेंगपो में आपस में कनेक्ट करेगा NH10 के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम, नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम कहाँ खुलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्कीम है, उसके अंदर इसको खोला जाएगा या खुला है। प्रधानमंत्री मत्स्य मत्स्य संपदा योजना में
20,050 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट आने की कोशिश की जाएगी, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी फिशरीज सेक्टर के अंदर। अरुणाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट होलोंगी एयरपोर्ट का नाम बदल के डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया। डोनी पोलो मतलब सन और मून, सन मून, डोनी मतलब सन, पोलो मतलब मून, डोनी पोलो एयरपोर्ट। होलोंगी एयरपोर्ट का नाम बदल के डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया। बस इतना ही नाम ध्यान रखना। ये एक छुपा हुआ एमसीक्यू है। तोकू एमोंग, ये तोकू एमोंग क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। तोकू एमोंग एक बर्ड का नाम है, ठीक है। तोकू एमोंग बर्ड है। ये कहाँ पे है? ये नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड में इसकी काउंटिंग की गई है। 7th अमूर फाल्कन फेस्टिवल 14 नवंबर को मनाया जाता है मणिपुर में। फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड नागालैंड को कहा जाता है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल, फाल्कन मतलब बाज, ठीक। 11th शंघाई फेस्टिवल मणिपुर में, ये भी मणिपुर में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में और शंघाई फेस्टिवल भी मणिपुर में। ये रिसेंटली टॉपिक करंट का इसमें न्यूज में था, इसलिए इसको इसमें डाल दिया। इंडिया की पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इसको, यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ पे खुली है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में बुद्धिस्ट, सिक्किम के साथ कंफ्यूज करेंगे बहुत लोग इसका धर्मशाला और ऐसी जगहों से, लेकिन ये त्रिपुरा में खुली है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इसका नाम रहेगा, ठीक है। ओयो की एकता हाउस बोट, ये एकता हाउस बोट ये कहाँ पे चलाई गई है? गुजरात में चलाई गई है। कहाँ पे? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस नदी में, जो उसके चारों तरफ जो झील या कोई सागर है उसके अंदर इसको चलाया जाएगा। किस नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी? इसको आप कमेंट में मेरे को लिख के उसका नाम बताएं। जो भी ठीक बताएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। लार्जेस्ट मेज गार्डन इंडिया में कहाँ है? गुजरात में। लार्जेस्ट मेज गार्डन, लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर इंडिया में कहाँ पे है? लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर ये भी है गुजरात में। अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने इसको बनाया। मोदी जी के दोस्तों के ऊपर जो भी क्वेश्चन है उनको याद रखना, क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकते हैं। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 200 मीटर की हाइट है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी शायद 185 मीटर का है, ये 200 मीटर की इसकी हाइट है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 5.2 मेगावाट, 5.2 मेगावाट की इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है। ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी, ये कहाँ पे? ईएमसी कहाँ पे बनाया गया है? ये राजनांदगांव है महाराष्ट्र के अंदर। इसमें अप्रूव कर दिया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी रहेगी 492.85 करोड़ की, 492.85 करोड़। ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। पर्पल फेस्ट रहेगा गोवा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी इसको आपको ध्यान रखना कि पर्पल फेस्ट गोवा के अंदर। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट। पहली बार इंडिया की तरफ से कोई प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है विक्रम एस। विक्रम साराभाई को ये डेडिकेटेड है ये रॉकेट, विक्रम एस। फ्लाइट इसने ली श्रीहरिकोटा से, अपनी फ्लाइट शुरू की श्रीहरिकोटा से। हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसको डेवलप किया। कोलैबोरेशन विद इसरो, इसरो के साथ कोलैबोरेट करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इन स्पेस को आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इस मिशन का क्या नाम था? मिशन का नाम था प्रारंभ। ये सारे के सारे टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं। विक्रम एस इसका नाम था। प्राइवेट सेक्टर जो रॉकेट है विक्रम एस इसका नाम था। श्रीहरिकोटा से इसने फ्लाइट ली। ये स्टार्टअप का नाम क्या है? इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इसरो की फुल फॉर्म, इन स्पेस की फुल फॉर्म, इन दोनों के साथ एक एंटेरिक्स, ये भी इसरो का ही पार्ट है। अंतरिक्ष इसको कहते हैं बट एंट्रिक्स एक्स है इसमें लास्ट में। और मिशन का नाम है प्रारंभ, प्रारंभ इस मिशन का नाम रहेगा। अब आएंगे कुछ बुक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना क्योंकि अगर एक शिफ्ट में आ गया तो ये हर शिफ्ट में इसमें से एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जाएगी। बुक रहेगी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया किसने लिखी है? रेने नाबा ने। रेने नाबा वैसे तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है बट फिर भी इनका ध्यान रखना। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, रेने नाबा।
ई के जानकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। ई के जानकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन लिखी किसने? ये निर्मला जेम्स ने इसको लिखा है। ई के जानकी अमल इज द फर्स्ट वुमेन बोटनिस्ट। इंडिया की पहली वुमेन बोटनिस्ट है ई के जानकी अमल। नेक्स्ट बुक आपको ध्यान रखनी है, ये है द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की ये बुक रहेगी। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा। फर्स्ट बुक थी इनकी बिकमिंग 2018 में। मिशेल ओबामा फर्स्ट लेडी रही है अमेरिका की। नेक्स्ट बुक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी लॉन्च बाय धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने सिर्फ लॉन्च की, लिखी नहीं है, लिखी या पब्लिश की गई है ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन्होंने बुक लॉन्च की है, पब्लिश की है, जिसका नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। विनिंग द इनर बैटल किसकी बुक है? ये है शेन वॉटसन की। ये ध्यान रखना, विनिंग द इनर बैटल कीवर्ड से ही ध्यान रख लेना इसको। इनर बैटल शेन वॉटसन। डिफेंस सेक्रेटरी का जो चार्ज है वो किसने संभाला? ये संभाला है गिरिधर अरमाने। सबका अरमान होता है डिफेंस सेक्रेटरी बनने का। डिफेंस सेक्रेटरी का अरमान सबका होता है, ठीक है। तो गिरिधर अरमाने से इस चीज को लिंक कर लेना और बाकी आप अपने निमोनिक्स खुद बना लेना। गिरिधर अरमाने डिफेंस सेक्रेटरी रहेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। डिफेंस सेक्रेटरी ये डायरेक्ट लाइन पे नहीं जाते हैं, फिर डायरेक्ट इसको फील्ड की जॉब नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेंगे। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ ICAR-SBI। ICAR-SBI की पहली वुमेन डायरेक्टर कौन रहेंगी? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा जो रहेंगी ICAR की पहली वुमेन डायरेक्टर रहेंगी। SBI का जो फुल फॉर्म रहेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं रह के शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की FICCI, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की को देखते हैं क्या है ये, सुब्रकांत पांडा जी जो है प्रेसिडेंट रहेंगे फिक्की के। फाउंडर कौन है फिक्की के? FICCI के फाउंडर रहेंगे घनश्याम दास बिरला। 1927 में इन्होंने इसको फाउंड किया था। बायजूस लीडर कंपनी कई चीजों में। बायजूस का पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लियोनल मेसी। ये फीफा से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के रहेंगे, ये अर्जेंटीना से ये है। बायजूस जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर है किसका? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन रहेगा? वो रहेगा बायजूस। कतर में ये हुआ है और अर्जेंटीना इसकी विनर है। विनर कौन रही है? अर्जेंटीना। रनर अप कौन रहा है? ये रहा है फ्रांस, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और बता देते हैं। गोल्डन शू गोल्डन शू किसको मिला है? एम्बाप्पे, ठीक है। ये फ्रांस का खिलाड़ी है। और गोल्डन बॉल जो मिली है वो मिली है किसको? मेसी। ये चीज ध्यान रखना। चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो है ऋतुराज अवस्थी, फॉर्मर जस्टिस हैं ये। 22वां लॉ कमीशन कब लागू किया गया? फरवरी 2022 में। 2022 में फरवरी में लॉ कमीशन, इसके चेयरपर्सन है ऋतुराज अवस्थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ, पहला जो मैच था 1930 में पहला विश्व कप फीफा का, वो किसने जीता? वो जीता था उरुग्वे ने इसका पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर फेमस एथलीट, इंडियन एथलीट है नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट, हरियाणा से रिलेट करते हैं, ठीक है। जेवलिन। ICC के चेयरमैन री इलेक्ट हुए हैं, कौन है? ग्रेग बार्कले। हर 2 साल के लिए इनको चुना जाता है, इस बार फिर से 2 साल के लिए री इलेक्ट हो गए। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से, हेडक्वार्टर है दुबई में। इंडिया में होना चाहिए था पर इंडिया में पहले से इससे बड़ा एक
अथॉरिटी है वो है BCCI। फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, चेयरमैन बनाए गए हैं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के कौन? हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर जो है ये चेयरमैन बनाए गए हैं बैकवर्ड क्लासेस के। 5 इसमें मेंबर्स होते हैं टोटल, एक इसमें जो चेयरमैन और 4 इसके मेंबर्स। चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। 102 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया किसको? बैकवर्ड क्लास को। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 102 जो अमेंडमेंट हुआ था उसने। 22वें गवर्नर वेस्ट बंगाल के CV आनंद बोस। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड नहीं है लेकिन रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। CV आनंद बोस, वेस्ट बंगाल। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स दोबारा से इसमें भी प्रेसिडेंट की पावर, इसमें भी प्रेसिडेंट की पावर एक बार पहले भी आई थी। तो प्रेसिडेंट की पावर्स याद कर लेना, प्रेसिडेंट से रिलेटेड पॉइंट याद कर लेना स्टैटिक जीके से, क्योंकि करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक जीके हमेशा बनती है। ठीक है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इंडिया ने इसकी वाइस प्रेसिडेंसी जीत ली है। वाइस प्रेसिडेंसी जीत ली है किसने? इंडिया ने। 2023 से 25 तक जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा इंडिया का रहेगा, 90% से ज्यादा वोट मिले थे इंडिया को, और इतने अच्छे मार्जिन से इंडिया ने इसकी वाइस प्रेसिडेंसी जो जीती है। तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो कौन रहेंगे? विमल महेंद्र। विमल महेंद्र कहाँ के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के। हेडक्वार्टर रहेगा इसका जिनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। निक्षय मित्र एम्बेसडर, निक्षय मित्र एम्बेसडर, ये पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड हमारे पास दीपा मलिक जी हैं, वो इनकी एम्बेसडर रहेंगे। ठीक है। और एक चीज मैंने शायद आपको इसमें गलत करवा दी है, वो मैं अभी करेक्ट कर लेता हूँ अपने एक बार। ये ज्यूरिक जो है न्यूजीलैंड में नहीं है, स्विट्जरलैंड में। ये आपका स्विट्जरलैंड में रहेगा ज्यूरिक, न्यूजीलैंड में नहीं है, सॉरी इसके लिए। निक्षय मित्र, ये स्विट्जरलैंड से याद आया, मैंने उस टाइम आपको न्यूजीलैंड पढ़ा दिया। ठीक है। निक्षय मित्र का जो एम्बेसडर रहेगी कौन रहेगी? दीपा मलिक, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, काफी अच्छी जो हमारी प्लेयर हैं। ये मेडलिस्ट हैं हमारी पैरा ओलंपिक में, और ये पैरा ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट भी है, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी, जो कि है निक्षय मित्र एम्बेसडर। पीएम मोदी ने इसको 2018 में लॉन्च किया था। इंडिया का पहले साइंटिस्ट, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवार्डेड, पहले इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको अवार्ड मिला है, कौन सा? बेली के एशफोर्ड मेडल, USA का। कौन है? डॉक्टर सुभाष बाबू। डॉक्टर सुभाष बाबू को पहली बार ये अवार्ड मिला है किसी इंडियन को। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट को। इनको फर्स्ट एमएच अवार्ड भी मिला था, जो कि फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के अंदर 2022 में इनको ऑनर किया गया था इस अवार्ड से। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके में, वो बन सकते हैं गोल्डन पीकॉक। गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काफी चीजें आजकल चली हुई हैं, तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। गोल्डन पीकॉक इसने जीत लिया इस बार। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है नादेर सईवर को। नादेर सईवर टर्किश फिल्म जो है डायरेक्टर है, नाम था उस फिल्म का नो एंड। नो एंड के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री जो कि बनी है संस्कृत के अंदर, संस्कृत के अंदर
साइंस डॉक्यूमेंट्री, बहुत ही शानदार बात। नाम क्या है इसका? इसका नाम है यानम, वायुयानम वाला यानम। ठीक है। 53rd IFFI में इसको दिखाया गया है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है। किसके ऊपर ये टॉपिक, किसके ऊपर बनाई गई, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई मंगलयान मिशन 2013 के। मिशन मार्स ऑर्बिट मिशन, मॉम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी एक, माई ओडेसी, मेमोयर्स ऑफ मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन। फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन के द्वारा जो लिखी गई थी बुक, उसके ऊपर इसको क्या डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। माई ओडेसी भी, फिर तो ये आपस में रिलेटेड हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माई ओडेसी भी आपको पता होना चाहिए किसकी बुक है, ये है डॉक्टर के राधाकृष्णन की। ठीक है। यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड, यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है असम की एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड मिला है। क्या नाम है उस अवार्ड का? उसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022। कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या काम किया इन्होंने सर? ये एक हरगिला आर्मी को लीड करती है, हरगिला आर्मी, एक हरगिला आर्मी, इसमें सब वुमेन्स है। ठीक है, वुमेन्स हैं इसके अंदर सब। तो ये मूवमेंट चलाते हैं जो एक स्टोक नाम का पक्षी है उसको एक्सटिंक्ट होने से बचा रहे हैं। ठीक है, स्टोक नाम का जो पक्षी है उसको एक्सटेंशन से बचाते हैं, तो इसलिए इनको ये मिला। मेरे ख्याल से ये आपकी नवंबर मंथ की करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक आधा अगर कोई पॉइंट बचता है तो वो नेक्स्ट कोई वीडियो बना के उसमें डाल देंगे। ठीक है। और जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी उसको तो मैं लिख के थैंक यू जरूर बोलूंगा, क्योंकि उसने अपने लिए इतनी मेहनत की है, तो बहुत अच्छी बात है।